बस सच आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। घोटाला करीब 3-3.5 करोड़ रुपयों का। मुख्य आरोपी साल भर से जो गिरफ्तार थे, चैतन्य बघेल, हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। और ऊपर से ये कि जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, हाईकोर्ट का बेल फाइनल है। और महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि जो चैतन्य बघेल हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र हैं। समझिए कितना महत्वपूर्ण मामला, कितना बड़ा घोटाला और कितनी बड़ी शख्सियत। यानी मुद्दा बड़ा है तो चर्चा भी जरूरी है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ विपुल महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। तो विपुल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ से ही आते हैं और लंबे समय तक टेलीविजन में काम कर चुके हैं, सुनील नामदेव। आपका भी स्वागत है। और दर्शकों से मैं ये परिचय कराते चलूं सुनील नामदेव जी का कि जितने भी पिछले दशक भर से बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो ये घोटाला हो, शराब घोटाला या महादेव घोटाला या कोल स्कैम जिसे कहते हैं, सबका उजागर करने वाले यही सुनील नामदेव हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील और छत्तीसगढ़ की अपील सरकार की दोनों ठुकराते हुए कहा कि नहीं, हाईकोर्ट का मामला फाइनल है। तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जाने माने वकील विपुल महेश्वरी जी से मैं जानना चाहूंगा, इस बारे में आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होगी विपुल जी? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि कहा है कि अभियुक्त जो है उसकी सजा पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जब उसकी बेल हो जाए या बेल को कैंसिलेशन करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्रक्स जो है वो इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने लंबे लंबे आप जजमेंट्स लिखे जा रहे हैं, इतने हाईकोर्ट द्वारा कोई जरूरत नहीं है। कन्विक्शन रेट आज सिर्फ जो है वो गिर के 40% रह गया है। तो कन्विक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रादर देन कमिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। लेकिन विपुल जी, कन्विक्शन भी तो तभी होगा ना जब वो मामला अभियोजन पक्ष में होगा। ये तो इतने बड़े शख्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इनको छोड़ देने से कन्विक्शन में भी तो खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ देखिए, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है न्यायपालिका के सामने छोटा बड़ा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हर व्यक्ति विशेष सब समान है। अच्छा, तो ये हम चर्चा करेंगे और लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सुनील नामदेव हमारे साथ हैं, इन्होंने ही उस घोटाला को जो दुनिया में लाए थे, सामने लाए थे, उनके प्रमुख व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं। सुनील, जरा पूरी कहानी आप बताइए हमें, विपुल जी को और हमारे सभी अनेकानेक दर्शकों को, कि आखिर ये मामला क्या था, कब गिरफ्तार हुए और ये कैसे छूटे हाईकोर्ट से। सुनील। राजेश जी, सबसे पहली बात इसको समझना पड़ेगा, जब कांग्रेस आई तो वर्ष 2018 में भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, तो चंद वर्षों के भीतर उन्होंने देखा कि शराब एक ऐसा मार्केट है, कैश क्रॉप है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रदेश देश में सर्वाधिक लिक्कर कंजम्पशन वाला प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन शराब की सेलिंग देश में टॉप पर है। त्रिपुरा सेकंड नंबर पे चला गया। मतलब देश भर में शराब पीने वाले सबसे ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ में ही, आप कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में है। ये मैंने कहा, एनसीआरबी के भी आंकड़े देख लीजिए और अलग अलग जो एजेंसियां जो इस पर काम करती हैं उनके आंकड़े बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सालाना कारोबार शराब का जो चला गया है, वो चला गया 11,000 करोड़ रुपए का। ये नंबर 1 में रेवेन्यू मिलती है सरकार को, 11,000 करोड़। 2.5 करोड़ की आप आबादी, राजेश जी, आप देखिएगा किस बड़े पैमाने पे कंजम्पशन है। और यही जो कैश क्रॉप है, क्योंकि शराब का धंधा कैश पे होता है, जोरों से पैसे जाते हैं। भूपेश बघेल ने आते के साथ ही सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए, और चूंकि इनको जरूरत थी एक पार्टी भी चलाना है, कांग्रेस के पास अब तो ज्यादा राज्य है नहीं जहां पर कि उनकी सरकार हो, तो छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया कांग्रेस के लिए। और हुआ ये कि इस दरमियान में
कि जो 11,000 करोड़ की रेवेन्यू आ रही थी, ये तो नंबर 1 की थी, लेकिन ये कारोबार जो शराब का है, ये जिस नंबर 1 का जैसे दिखता है, उतना ही ये नंबर 2 पे चलता है, जिसमें स्मगलिंग होती है शराब की। छत्तीसगढ़ के चारों ओर जो बॉर्डर से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है। इन राज्यों में यहां से शराब जाने लगी, और आप देखिएगा पैरेलल छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ। और जो शराब घोटाला हुआ कैसे, शराब घोटाला कैसे हुआ, आपने उसको कैसे उजागर किया, इस पर जराइए। ये था, शराब दुकानों में हम देखते हैं ठेकों में कि धड़ाधड़ पैसे लिए जाते हैं, और वो शराब आपको एक हाथ पैसे देते हैं, दूसरे हाथ आप शराब को देता है आपको। अब होता यह है कि ये कैश पैसा आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी लॉबी क्या करती थी, 2 रजिस्टर रख दिए उन्होंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार के ठेके नहीं होते शराब के, यहाँ राज्य सरकार खुद ही ठेकों का संचालन कर रही है आबकारी विभाग के माध्यम से। तो इन्होंने 2 रजिस्टर बना लिया। 2 रजिस्टर बनाने के बाद उन्होंने, जैसे किसी दुकान में 25 लाख की सेल आई कैश, तो उसको उन्होंने जो नंबर 1 का रजिस्टर है उसमें 10 ही लाख दिखाया, और रेस्ट ऑफ मनी जो है सेकंड जो नंबर 2 का रजिस्टर है उस पे 15 लाख का उन्होंने वो कर दिया। तो इस तरह रोजाना राज्य सरकार 50 करोड़ के लगभग कमा रही थी पर डे। बाप रे बाप। अब ये दूसरा सबसे बड़ा चीज कि चीफ मिनिस्टर के अधिकार से भूपेश बघेल नहीं कर रहे थे, उनके पास सीमित थे, भूपेश तक नहीं सीमित थे। एक सौम्या चौरसिया करके एक प्री ओएसडी हुआ करती थी, जिसे उपसचिव का दर्जा, डिप्टी कलेक्टर स्तर की थी, वो उनको उपसचिव बनाया गया। ये पूरा हिसाब किताब एक बंदा, और इनका जो कांग्रेस का कोषाध्यक्ष है, इन दिनों वो 3 साल बाद अभी पकड़ाया है, ईडी ने उसको जेल में रखा हुआ है, ईओडब्ल्यू भी पूछताछ कर रही है। ये किंग पिन है सब शराब घोटाले के। मुख्यमंत्री के अधिकारों का उपयोग जो है ये पूरी एक गैंग कर रहा था। यही लोग निर्धारित करते थे कि कितना शराब छत्तीसगढ़ आएगा, कितना दूसरे राज्यों में जाएगा। फिर इन्होंने झारखंड में कब्जा किया। झारखंड में जो छत्तीसगढ़ के सचिव हैं अरुण त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी सचिव। सुनील, हम 1 मिनट आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। हम अलग से इसे घोटाले के ऊपर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था। हाँ, अभी हम ये कह रहे हैं कि जो घोटाला हुआ, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो एक चौकड़ी थी वो करती थी, तो उस घोटाला का अब स्पष्ट सवाल पहले दीजिए जवाब जनता के लिए, हमारे वकील साहब के लिए भी, कि उसका उजागर कैसे हुआ, उजागर किया। जो चैतन्य बघेल थे ये कैसे जुड़े, 1 मिनट, चैतन्य बघेल कैसे जुड़े, कैसे गिरफ्तार हुए, और कैसे उनका हाईकोर्ट से भी उन्हें बेल मिला। तो ये कहानी जरा संक्षेप में बता दीजिए, विस्तार में गए। जी जी चलो राजेश जी। ये जब घोटाला जब चल रहा था, 2 रजिस्टर थे, 2 रजिस्टर से ये जग जाहिर होने लगा कि 2 प्रकार से मनी ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद ये पैसा जा कहां रहा था? ये पैसा रायपुर में अलग अलग इनके ठिकाने थे, जहां रोज पैसा इकट्ठा होता था, जो इस तरह से कलेक्ट करते थे। फिर ये एक ब्लैक मनी को जो बंटवारा होता था आपस में, उसमें चीफ मिनिस्टर का जो पैसा था वो जाता था चैतन्य बघेल को, उनके पिता के माध्यम से, जो उनकी हिस्सेदारी थी भूपेश बघेल की, वो उनके पुत्र के पास जमा होती थी। ऐसा ही इन्होंने आबकारी मंत्री को अंगूठा छाप, आबकारी मंत्री आपको पता होगा यहाँ का था, जिन्होंने कह दिया कि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, कवासी लखमा। एक आबकारी ऐसा सब्जेक्ट होता है सर प्रशासन में, जहां से राज्य की आय और व्यय निर्धारित होता है, क्योंकि एक बड़ा राजस्व का केंद्र होता है। वहां पर कस्टम्स एंड एक्साइज उसे कहते हैं अंग्रेजी में, जी, बैठा दिया गया। अब ये मामला जब एजेंसियों ने पकड़ा, देखो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, साक्ष्य जो मिले उसके आधार पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, और उसके बाद मामला हाईकोर्ट तक आया। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है उसको हटाया भी है, गिरफ्तारी कब हुई चैतन्य बघेल की? जनवरी लास्ट ईयर पे उनको जो है जमानत मिली थी। 6 महीने पूर्व, वो जो नवंबर का माह था उस समय वो गिरफ्तार हुए, और उसके बाद पहले ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, फिर ईओडब्ल्यू ने भी इनको गिरफ्तार किया, और समानांतर दोनों मामले चल रहे हैं। पूरा मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित है, क्योंकि ईडी की अपनी सीमाएं हैं, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को ही मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। ईओडब्ल्यू हाईकोर्ट ने, तो अभी हाईकोर्ट ने बेल कैसे दे दिया जब इतने गंभीर आरोप थे?
जी वहीं पे आ रहा हूं। बेल मिलने के कई रीजन है सर, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। यहाँ पर एक न्यायिक अधिकारी इस सिलसिले में हटाए भी गए, उनको स्थानांतरित भी किया गया, क्योंकि जुडिशरी को भी इन्होंने प्रभावित किया पैसे से। ये जो केस मात्र 3,500 करोड़ का जो एविडेंस मिले उसके आधार पे घोटाला है, लेकिन ये घोटाला 10,000 करोड़ का है, क्योंकि 11,000 नंबर 1 की शराब बिकती थी और नंबर 2 में 10,000 करोड़ का आवक थी। मतलब तो ये वही मैं आना चाह रहा हूँ आपसे, है। जब इतने गंभीर आरोप हैं तो हाईकोर्ट ने कैसे बेल दे दिया? सुनील जी, आपको क्या लगता है? जांच का विषय है, जो इसमें तो प्रथम दृष्टया जांच एजेंसियों की विफलता आ रही है कि भूपेश बघेल और उनके पुत्र जिस गंभीर अपराधों के हैं, अपेक्षित जांच नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला जब सुनवाई के लिए आया तो मात्र 2 तथ्य परंपरागत दिए गए कि जांच प्रभावित हो सकती है। ये तो कॉमन एक्यूज जो भी होता है, जब विरोध करना होता है तो ये एक सर एकदम ये फलसफा है कि वहां पे लिख दिया जाता है वकील द्वारा कि ये गवाहों को प्रभावित करेगा। ये पर्याप्त नहीं था। इनको बताना था कि चैतन्य बघेल के खिलाफ और कितने मामले लंबित हैं, किन किन मामलों की जांच हो रही है। तथ्यात्मक रूप से एजेंसियां ये रखती तो मैं निश्चित समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और आता। लेकिन ये जांच मेरा सवाल है सुनील जी, जो आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी तो अभी जहां तक मुझे पता है कि वहां तो सरकार अपोजिशन की है, जो मतलब जो भाजपा की है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्यों नहीं उसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करा? अब जो कोर्ट है वो तो जो तथ्यों के आधार पर ही जाती है और तथ्यों के आधार पर ही जाकर के बेल के लिए बेल देती है। तो ऐसा क्या रहा कि इन्वेस्टिगेशन आपके हिसाब से जो आपने बताया कि बट वो तो फैक्ट्स ऑफ द केस व्हेन द कोर्ट सीज तो उसके ऊपर बेल दी जाती है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम प्रॉपर नहीं करा तो उसकी गलती है। तो वही जाना चाहिए। वही तो बात हुई सर कि जो नूरा कुश्ती हो रही है यहाँ पर, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी और मैं सुनील जी आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाकर के कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पर उसके बाद उसे कंसीडर करके बेल देता है। और इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर नहीं करा। व्हाई सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरफियर? अगर जो कुछ ऐसा था, अगर कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस था तो सुप्रीम कोर्ट शुड हैव कैंसिल्ड इट। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कि इतना सुप्रीम कोर्ट ने, और इस केस को तो छोड़ दीजिए, आगे के जितने भी और केसेस हैं उनके बारे में भी क्लियर कर दिया कि हर केस में आर्टिकल 136 को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है बेल मैटर्स में। बिल्कुल सहमत है सर। तो हर मैटर में आने के लिए आप हर दूसरे मैटर में आजकल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है हर मैटर में आकर के जो भी इंपॉर्टेंट वो होता है अपोज करना शुरू कर देती है। कोर्ट जब नीचे हाई कोर्ट अपना फैसला दे रहा है तो हाई कोर्ट के जजेस हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एज अ सुप्रीम कोर्ट। तो वो अगर जो उन्होंने जजमेंट लिखा है तो बहुत सोच समझ के लिखा है। अब अगर जो कोई भी दिया जाता है बेल तो उसमें 4-5 चीजें होती है। एक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखी जाती है, वो कहीं कोई भाग ना जाए, कहीं कोई टेम्पर ना करे एविडेंस को, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो नहीं है, और एक ऑफ कोर्स कि भाई एज वगैरह देखी जाती है, जेंडर देखा जाता है। मेरा मानना यह है कि सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर जो बेल दी जाती है और इन केस पर जिसको दी गई है वो भाग नहीं रहा है, आपकी जांच एजेंसियों के पास पीरियोडिकली अपने आप को रिपोर्ट कर रहा है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि कोई ऐसी आपत्ति हो, तो उसमें बेल देने में और करने में क्या हर्ज होता है? बेल कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये तो एक्यूज का राइट है। लेकिन बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठ रहा है, बात जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर आके टिकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैं आपसे सहमत हूँ। वहां पर बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। मसला है कि हमारी जांच एजेंसियां आखिर क्यों कमजोर तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपीयर्ड हुई। यही नहीं, ये भूपेश बघेल से जुड़े जो अन्य मामले भी हैं उसी में यही प्रैक्टिसिंग देखी जा रही है। तो कुल मिला के अब अंदेशा ये भी होने लगा है कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही है दोनों के बीच में, क्योंकि भूपेश बघेल
पंजाब जो महत्वपूर्ण इलाका है, अभी वहां के कांग्रेस के प्रभारी हैं। ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी दखलंदाजी है। और अब हम ये समझते हैं कि भूपेश बघेल को जिस तरह से कहीं ना कहीं उनको जो जांच के बिंदु तय करने के मामले में राहत मिल रही है, इस मामले को सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ईडी इस मामले की जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू कर रहा है, लेकिन शराब घोटाले की जांच आखिर क्यों सीबीआई को नहीं दी गई है पूरी तौर पे, ये एक बड़े सवाल है यहाँ पर, ताकि असलियत सामने आ सके। कुल मिला के ये इतना बड़ा मामला है। दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में है, जबकि झारखंड में यही शराब घोटाला है, यही लोग हैं। झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए, वहां आप सीबीआई की जांच कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में परहेज क्यों? तो जब मामला सुनील जी, मैं आपके उसको बहुत आसान कर देता हूं। अब आगे से चलिए, बेल वाला मसला तो अब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ट्रायल के दौरान इस तरीके से केस प्रेजेंट करना चाहिए कि वो जाकर के जो भी कोर्ट के आगे प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला सुना सके, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने ऑर्डर में रिट्रेट करा है, और उसमें बड़ा क्लियर बोला है कि बेल नॉट जेल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कॉमन लॉ। नहीं, वो लेकिन तो साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इससे संबंधित जांच है, पुलिस जांच एजेंसियों को उन्होंने लिबर्टी दी है कि आप जांच कर सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने विलोपित भी किया है कुछ चीजों को, जो डिलीट किया है, जो विलोपित किया है उसको, उसके साथ साथ उसने ये लिखा भी है कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप जांच कीजिए, उसको रोका तो है नहीं। लेकिन इस जमानत को ऐसा प्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ अब दोनों मेहमानों से अनुरोध है कि इस गाड़ी को अगर हम आगे बढ़ाएं इस चर्चा को, तो ये है अपना क्या घोटाला था वो सुनील जी ने बात रख दी है। विपुल जी ने कानूनी पक्ष बताया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो तो तथ्यों के आधार पर किया, गलती अगर है तो जांच एजेंसियों की है। अब गाड़ी ऐसे में आगे बढ़ाना चाह रहा हूं मैंने दोनों अपने मेहमानों से बात करते हुए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने फैसला सुनाया, ये आप दोनों को पता होगा कि ये चूंकि सुनील जी छत्तीसगढ़ से हैं, मामला शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन विपुल जी, आप मानेंगे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो उन्होंने फैसला किया, ये केवल फैसला है तो शराब घोटाले से जुड़ा, जिसमें बेल मिली है चैतन्य बघेल को, लेकिन संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया देश भर के सभी हाईकोर्ट को कि भाई अगर बेल दे दिया किसी भी हाईकोर्ट ने किसी भी राज्य के, तो आप सुप्रीम कोर्ट भागे भागे मत आओ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही बहुत सारे मामले फंसे पड़े हैं। तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं विपुल जी कि क्या बड़ा क्लियर। और मैं कहता हूं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, क्योंकि इतने केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग है। और मैं देख रहा हूं कि सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ कि अपना जो भी आपस में द्वंद्व चलता है बिटवीन अपोजिशन एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसको सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेते हैं। जब हाई कोर्ट ने इतना अच्छा ऑर्डर दे दिया, तो व्हाट इज द नीड कि हर केस में आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। और ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए बहुत ज्यादा केसेस इस वक्त लंबित हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बिल्कुल। अच्छा, एक आंकड़ा भी विपुल जी सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जी बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच के बिंदु भी तय कर देता। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब खुले मन से कार्रवाई किया है, अपना फैसला दिया है, तो इसमें और ऐड ऑन कर देते हैं कि जांच के बिंदु भी तय कर दिए जाते हैं। अगर वो भी असंतुष्ट पक्ष हाई कोर्ट से तभी तो जाता है। इस बात मैं और बताना चाहूंगा, दादागिरी चल रही है ना राज्य सरकारों की। सुनील जी आऊंगा मैं आपके पास फिर, लेकिन अभी हम जरा कानूनी पक्ष को थोड़ा सा छू लेते हैं। और विपुल जी जो कह रहे थे, जल्दी 1-2 मिनट में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा विपुल जी, फिर हम उसके घोटाले पक्ष पे भी जाएंगे। वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट को कह दिया कि भाई अगर आपका फैसला है तो अंतिम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसमें एक अपवाद ये हो सकता है कि देश भर के कोई भी हाई कोर्ट अगर बेल मना करते हैं किसी को, अगर बेल नहीं देते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। तो ये क्यों विपुल जी? इसके दो पक्ष है। ये बहुत ही आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके दो पक्ष है। एक तो है कि आपको बेल नहीं मिलती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
दूसरा ये कि अगर जो नीचे से जजमेंट हाई कोर्ट ने एलैबोरेट जजमेंट लिख दिया है तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ करके हाई कोर्ट के पास पावर इक्विवेलेंट पावर है कि वो अगर जो बेल दे दी है तो कोई जरूरत नहीं है उसके कैंसिलेशन में, अनलेस वो 5-6 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए वो एग्जिस्ट करते हों। तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि पर्सनल लिबर्टी का सवाल है और कई बार ऐसा हो सकता है कई केसेस में कि भाई उसमें हाई कोर्ट ने कई चीजों को नहीं ध्यान रखा हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी अभियुक्त आ सकता है। जी जी जी। तो अब सुनील कुछ जोड़ना चाह रहे थे, कुछ मुद्दे इस छत्तीसगढ़ वाले शराब घोटाले में, जिसमें कि चैतन्य बघेल जी को मिल गई है बेल अभी हाई कोर्ट से, वो रिहा हो चुके हैं, होंगे रिहा हो गए हैं अभी। सुनील क्या ताजा खबर है? वो सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी उनकी जमानत रद्द करने के। अच्छा, ऑलरेडी रिहा हो गए हैं जी। तो आप अभी क्या और जोड़ने वाले थे सुनील, बताइए। जनवरी माह में ही वो रिलीज हो गए थे जी। तो आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे सुनील हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने काफी 15-20 मिनट हमने चर्चा कर ली है, तो अब आप इसमें और कुछ खास बात जोड़ना चाहते हैं? 2025 को ये अंदर हुए थे, उसके बाद महीना आया, पहले ही महीने में उसके बाद ये इनको बेल मिल गई थी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में राज्य सरकार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। राज्य सरकार की अपनी मशीनरी काम करती है कोऑर्डिनेशन के लिए। यहां सबसे ज्यादा केसेस पॉलिटिकल एंगल से देखे जाएं तो हाई कोर्ट में जिस तरह की प्रैक्टिस राज्य सरकार की रही है, वो चाहते हैं कि हमारे हित में फैसला हो। यहां पर तो जो एक पार्टी है वो असंतुष्टि रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरह से केस को गुरदोष के आधार पर लौटाने चाहिए, हम समझते हैं, ना केवल उसको सीधे तौर पे कि आप हाईकोर्ट से असंतुष्ट हो रहे हैं तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि जांच के बिंदु तय कर दे। असंतुष्टता किस बात को लेके है वो निर्देश जांच एजेंसियों को दे दे ताकि न्याय भी सुलभ हो सके। जी। तो अंत में मैं आप दोनों से मुखातिब हूं अंतिम टिप्पणी के लिए, लेकिन उसके पहले विपुल जी, एक बड़ी रोचक बात, शायद कपिल सिब्बल जी एक तरफ थे और तुषार मेहता जो है वो दूसरी तरफ थे, दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। तो किसी ने ये किया कि एक व्हाट्सएप पे चैट्स अवेलेबल हैं वहां के अटॉर्नी जनरल और जजेस के बीच में। तो ये तो काफी गंभीर मुद्दा है, न्यायपालिका को प्रभावित करने वाली, जो कि सुनील भी इशारा कर रहे थे। तो इसे क्यों नहीं संज्ञान में लिया? कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पूर्व महाधिवक्ता को इस मामले में जमानत लेनी पड़ी है, उनका भी हुआ है जो भूपेश के रिजिम में थे। तो ये तो मामला भी है, न्यायिक अधिकारियों की कहीं त्रुटि भी सामने आई है। कुल मिला के मैं तो समझता हूँ इस मामले को विवाद से करने के लिए राज्य सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए, झारखंड की तरह हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर वो वाकई जांच करवाना चाहते हैं और विक्टिम सामने हैं, लोग सामने हैं, उससे प्रभावित लोग सामने हैं। जी। तो आखिरी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को अपना काम पूरे तरीके से करे एंड इट शुड बी लेफ्ट ऑन द जजेस टू डिसाइड द फाइनल वर्डिक्ट। उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आपने एजेंसीज अपना काम करें, ये न्यायपालिका के ऊपर होना चाहिए। अगर जो तथ्यों के आधार पर उन्हें लगता है तो सजा होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर लगता है तो बरी होना चाहिए। बट जो आपकी शुरू से ही सुनील जी ने एक ही बात पे प्रेशर करा है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। जी। तो मैं आखिरी में आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये इट इज merely a change of custody। अच्छा, तो आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होंगे कानूनी भाषा में विपुल महेश्वरी जी? अब मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि बेल इज नॉट एन एक्विटल। ओके। तो सुनील जी, विपुल महेश्वरी जी तो कह रहे हैं कि जो बेल मिल गई है यानी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, बेल इज नॉट द एक्विटल। बरी नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं है, बरी नहीं हुए हैं। ट्रायल तो अभी बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल पे जोर दिया, लेट अस सी द ट्रायल। या तो अब इस मामले में क्लोजिंग स्टेटमेंट विपुल महेश्वरी जी ने दे दिया। अब अंत में आप हमारी चर्चा को के समापन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे सुनील? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि
इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। जहां जहां पर फेलियरनेस जांच एजेंसियों की आई है, अधिकारियों को बदल के नए सिरे से निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति कर जांच के बिंदु तय किए जाए और फिर जाया जाए, हाईकोर्ट भी जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाए। बहुत क्या दिक्कत बढ़िया। है? तो राज्य ये सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे ही दी है। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाईकोर्ट ने सभी देश के हाईकोर्ट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी देश के हाईकोर्ट को कहा कि भाई बेल अगर मिल गई तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए मत दौड़े आइए, अगर बेल नहीं मिली तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन यह मुद्दा था 3000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे चैतन्य बघेल जो कि रिहा है इस मामले में, इसलिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण था। और बहुत वरिष्ठ व्यक्तियों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील विपुल महेश्वरी जी ने ज्वाइन किया, जिन घोटालों का उजागर करने वाले जोरदार पत्रकार, जांबाज पत्रकार सुनील नामदेव हमारे साथ जुड़े। तो विपुल जी, सुनील जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि अगर ये आपको बहस अच्छी लगी, चर्चा अच्छी लगी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी टिप्पणी लिखें और बस सच को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इस चर्चा के लिए दोनों मेहमानों का और आप सभी अनेकानेक दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कुमार। मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.